अगले दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे आए, वैसे ही सिंहासन और राजा के बीच में एक पुतली सिंहासन से निकलकर सिंहासन के बीच में खड़ी हो गई और बोली। राजा भोज इस बार क्रोधित हो उठे थे। उन्होंने हाथ बढ़ाकर सिंहासन से बाहर आई पुतली को अपने रास्ते से हटाना चाहा, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सके। केवल उसकी ओर लाल लाल आंखों से देखते भर रहे। राजा भोज, मैं इस सिंहासन की 21वीं पुतली चंद्र ज्योति हूँ। किसी भी सुंदर वस्तु को देखकर इंसान उसे पाने की हर संभव कोशिश करता है, चाहे वह उसके योग्य है या नहीं। उसे कोई चिंता नहीं होती। अब मैं आपके एक प्रश्न पूछती हूँ आपसे, क्या तुमने परोपकार के लिए कभी अपने प्राणों को संकट में डाला है? यदि नहीं, तो इस सिंहासन पर बैठने का मोह क्यों नहीं त्याग देती? इस सिंहासन के स्वामी विक्रमादित्य की एक कथा सुनो, तब शायद तुम्हारा इस सिंहासन के प्रति मोह कम हो जाए। इतना कहकर पुतली ने कथा सुनानी आरंभ की। एक बार राजा विक्रमादित्य एक यज्ञ करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि इंद्र देवता उस यज्ञ में पधार कर उन्हें आशीर्वाद दें। इस उद्देश्य से उन्होंने महामंत्री को बुलाकर यज्ञ की तैयारियों के विषय में विचार करते हुए उन्हें इंद्र देवता को निमंत्रण देने के लिए भेजने की बात कहनी ही चाहिए थी कि तभी महामंत्री का विश्वास पात्र नौकर उनसे कुछ फासले पर हाथ बांधे सर झुकाए आ खड़ा हुआ। राजा को समझते देर नहीं लगी कि कोई अत्यावश्यक बात ही होगी, अन्यथा उस समय वहां आने की वह मूर्खता नहीं करता। उन्होंने महामंत्री से कहा, देखिए, आपका सेवक आपसे कुछ कहना चाहता है। महामंत्री उसकी ओर बढ़ गए। सेवक ने उन्हें अलग ले जाकर कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद महामंत्री के चेहरे पर चिंता के भाव उजागर हो गए। राजा ने देखा और पूछा, मगर महामंत्री ने बहाना बना दिया और बोला, मैं जरा घर होकर आता हूँ राजन, मेरी जीवन संगिनी ने मुझे याद किया है। राजा बोले, अवश्य। राजा ने उदारता के साथ जाने की अनुमति देते हुए कहा, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो निसंकोच कहना। महामंत्री के जाने के बाद उत्सुकता से भरे राजा विक्रमादित्य ने महामंत्री के सेवक को बुलाकर पूछा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि महामंत्री किसी चिंता में हैं और वह मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे बताओ, किस चिंता से ग्रस्त होकर अपने घर गए हैं? राजा के आग्रह पर सेवक ने कहा, यह बात है राजन कि महामंत्री एकमात्र पुत्री सुलक्षणा बहुत बीमार है। उसे कौन सा रोग हो गया है, इसे अच्छे से अच्छा वैद्य भी नहीं समझ पा रहा है। वह दिनों दिन कृशकाय होती जा रही है। मैं जब महामंत्री जी को संदेश देने आया था, उस समय पुत्री की हालत ज़्यादा ही खराब हो गई थी। राजा बोले, ओह। राजा दीर्घ श्वास खींचकर बोला, सुलक्षणा हमारे महामंत्री की एकमात्र पुत्री है। उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला पोसा है। वह तो विवाह अवस्था को पहुंच चुकी थी। उसे अचानक कौन सा रोग लग गया? और फिर महामंत्री ने इस बारे में हमें कोई जानकारी क्यों नहीं दी? पुत्री को कौन सा रोग लगा है, इस बात की खबर तो किसी को भी नहीं है राजन। सेवक ने बताया, उसे रोग नहीं महायोग लगा है। रानी, आपको जानने की इच्छा हो अगर, तो आप पता लगा सकते हैं। जानकारी ना होने की बात तो इस बारे में महामंत्री ने मुझ तक से कह रखा था कि सुलक्षणा की बीमारी की सूचना आपको ना होने पाए। उनका कहना था कि आप यज्ञ की व्यवस्था में लगे हैं। उनकी पुत्री की बीमारी का समाचार पाकर आपके यज्ञ की व्यवस्था में बाधा पड़ सकती है। ओह। महामंत्री के सेवक की बात सुनकर राजा प्रभावित हुआ। ऐसे धैर्यवान और स्वामी भक्त हैं हमारे महामंत्री, सोचने लगे। मेरे यज्ञ की तैयारी में बाधा ना हो, इसलिए उन्होंने अपनी युवा पुत्री के महायोग की जानकारी उन्हें नहीं दी। उन्होंने तुरंत राजवैद्य को बुलाकर पूछा,
वैद्यराज, हमारे महामंत्री की पुत्री की बीमारी की बात अब मुझसे छुपी नहीं है। आपने अवश्य ही उसका उपचार किया होगा। जी हाँ राजन, मेरे उपचार में ही वह अब भी चल रही है। उसे रोग क्या है? आज तक मैं उसका रोग समझ नहीं सका। अन्य वैद्यों को भी बुलाकर मैंने दिखाया, सब ने लाइलाज कह दिया है। अब तो वह मरणासन स्थिति को पहुंच चुकी है। उसके जीवन की आशा मैंने छोड़ दी है। जो थोड़ी आशा की जा सकती है वह ख्वांग बूटी से की जा सकती थी, मगर रोग की भयंकरता को देखते हुए अब उस ओर भी ध्यान नहीं दिया जा सकता। ख्वांग बूटी? राजा ने दोहराया और फिर पूछा, इस बूटी की तुम्हें जानकारी कैसे है? काफी समय पहले मुझे एक सन्यासी ने वह बूटी थोड़ी सी दी थी। एक असाध्य रोगी को उस बूटी से मैंने स्वस्थ कर दिया था। अब वह मेरे पास समाप्त हो गई है। उसकी खूबी यह है कि जब किसी रोग के लक्षण समझ में ना आए और रोग किसी की दवा से ठीक ना हो तो उस बूटी से ठीक हो जाता है। क्या वह कहीं मिल सकती है? राजा ने पूछा। हाँ, मगर क्या लाभ? उसे समय पर नहीं लाया जा सकता। वह केवल नील रत्नगिरी की पहाड़ियों की घाटियों में ही मिल सकती है। वहाँ तक जाने आने में महीनों लग सकते हैं। वहाँ कोई पहुँच भी जाए तो उस तक पहुँचना सरल कार्य नहीं है। घाटी भयानक सर्पों, बिच्छुओं तथा अन्य जंतुओं से भरी पड़ी है। आप उस बूटी की पहचान बताएं। उसका फूल आधा नीला और आधा पीला होता है। वह कटीली झाड़ी के रूप में होती है। उसके पत्ते छूने से लाजवंती के पत्तों की तरह लजा जाते थे। ठीक है, अब तक सांस तक आस प्रयास कर लेने में क्या हर्ज है? राजा ने कहा और राजवैद्य का धन्यवाद अदा करके विदा किया। किसी को उसे लाने के लिए भेजे जाने के बजाय राजा ने स्वयं उस बूटी को लाने का विचार किया। राजा विक्रमादित्य ने दोनों बेतालों का स्मरण किया। वे सामने आकर उपस्थित हो गए। राजा ने उन्हें नीलगिरी रत्नगिरी पहाड़ियों पर पहुंचने का आदेश दिया। बेतालों ने आदेश का पालन किया। पहाड़ी पर पहुंचकर राजा ने घाटी की ओर रुख देखा। घाटी काफी गहरी थी। घाटी में स्थान स्थान पर गहन अंधकार था। उस स्थान पर शायद सूर्य की रोशनी पहुंचती ही नहीं थी। ख्वांग बूटी की तलाश में राजा विक्रमादित्य घाटी में प्रवेश कर गया। एकदम निर्जीव घाटी। सारा वातावरण इतना डरावना कि दिल दहला देने वाला था। राजा कुछ दूर ही चले थे कि सिंह की गर्जना सुनाई दी। राजा ने तलवार संभाली। सिंह ने छलांग मारी। राजा विक्रमादित्य एक ओर अपना शरीर झुकाकर बच जाना चाहते थे, मगर सिंह का पंजा बाँह को जख्मी करता चला गया। जब तक सिंह पलटकर दोबारा आक्रमण करता, राजा ने तलवार का भरपूर प्रहार कर दिया और सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा आगे बढ़े तो भयानक सर्पों का झुंड नजर आया जो फन उठाए फुंकार रहे थे। राजा ने पत्थर के टुकड़े उठा उठाकर उनके पास फेंकना शुरू किया। वे मार्ग से हट गए। मार्ग की उस बाधा को हटाकर वे आगे बढ़े ही थे कि उन्हें लगा जैसे उनके कदम पीछे खींचते जा रहे हैं और फिर जैसे उनका सारा शरीर हवा में उठ गया। संभलते संभलते उन्होंने देखा कि वे एक भयंकर अजगर के मुंह के समाते जा रहे हैं। अजगर के सांस खींचकर उन्हें अपनी ओर खींच लिया था। वे पलक झपकते उसके मुंह में समा गए। राजा के हाथ में तलवार तो थी, अजगर के पेट में पहुंच जाने के बाद भी साहस नहीं खोया। तलवार के वार से अजगर का पेट फाड़ डाला और बाहर आ गए, मगर इतनी ही देर में उसके पेट की गर्मी से वे बेहाल हो चुके थे। अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस करके उन्होंने विश्राम करने की बात सोची। उस समय संध्या भी तेजी से घिर आई थी। अंधकार में घाटी में आगे बढ़ना व्यर्थ ही चेष्टा ही थी। वे निकट के घने वृक्ष पर विश्राम के लिए चढ़ गए। रात बिताई और सूर्योदय होने पर पेड़ से उतरे। फिर खतरों से जूझते हुए ख्वांग बूटी की तलाश करने लगे। सारा दिन घाटी में इधर उधर भटकने में बीत गया। सूर्यास्त के साथ ही घना अंधकार छा गया। अब क्या हो
राजा ने बुदबुदाकर कहा, चंद्रदेव के दर्शन हो जाते तो बूटी खोज करने में सहायता मिलती। उनके मुख से शब्द पूरे हुए ही थे कि आकाश में चंद्रमा खिल उठा। राजा के विस्मय की सीमा नहीं रही। चंद्रमा के प्रकाश में उन्होंने देखा, उनके कुछ ही दूरी पर नीले पीले रंग के फूलों वाले पौधों की झाड़ दूर तक फैली चली आ रही थी। उसकी पत्तियां भी लाजवंती की पत्तियों के जैसी थी। वह उस समय सिकुड़ती ही थी। उस बूटी को वो पहचान गए। अवश्य ही यह ख्वांग बूटी ही है, सोचते हुए राजा ने आगे उसके निकट पहुंचकर देखा। बूटी के चारों ओर बड़े बड़े बिच्छुओं का समूह था, जो अपना डंक उठाए इधर उधर विचरण कर रहे थे। राजा ने एक डाल तोड़ी और बिच्छुओं को इधर उधर कर दिया। रास्ता साफ था। आगे बढ़कर उन्होंने तलवार से बूटी की काफी सारा भाग काटा और वापस लौट चले। लौटते हुए उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाकर चंद्रदेव को नमन करते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रदेव। आप दर्शन ना देते तो आज की रात भी व्यर्थ जाती। राजा विक्रमादित्य ने यह कहा ही था कि आकाश से प्रकाश का एक तीव्र पुंज नीचे आता दिखा। उस प्रकाश से पहाड़ियां जगमगा उठीं। फिर देखते ही देखते उस प्रकाश पुंज से निकलकर सशरीर चंद्रदेव राजा विक्रमादित्य के सामने आशीर्वाद मुद्रा में आकर खड़े होते हुए बोले, परोपकारी राजा विक्रमादित्य, तुम्हारे इस कार्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा होकर भी तुमने महामंत्री के दुख दर्द को जाना और निस्वार्थ भाव से खतरों से जूझते हुए बूटी लेने आ गए। तुम्हारा यह कार्य यज्ञ नहीं, महायज्ञ करने से भी बढ़कर पुण्य का है। अब महामंत्री की पुत्री का कार्य इस बूटी से नहीं, अमृत से होगा। यह बूटी अन्य दुखियों के काम आएगी। मैं तुम्हें अमृत देता हूँ। महामंत्री की पुत्री के मुंह में डाल देना, उसके शरीर में प्राण पड़ जाएंगे। तो क्या दे? संकित स्वर से राजा ने पूछा। हाँ, उसका प्राण तो हो चुका है, पर अमृत उसे नवजीवन प्रदान करेगा। मेरा आशीर्वाद है, यह लो। इतना कहकर चंद्रदेव ने राजा को अमृत दिया। राजा ने उनका धन्यवाद अदा किया। चंद्रदेव बोले, तुमने मेरा दर्शन पा लिया। अब तुम्हें यज्ञ में आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मैं वहां आया तो संसार के अन्य भूभाग में अंधेरा छा जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाना न्याय संगत नहीं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कहकर चंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने बेतालों का स्मरण किया और अपनी नगरी पहुँचे। वैद्यराज को खांग बूटी दी और महामंत्री की पुत्री को अमृत पिलाकर नया जीवन दिया। राजा के इस परोपकार की चर्चा दूर दूर तक फैली। इस कथा को सुनाकर पुतली ने कहा, कहो राजा भोज, क्या तुमने कभी इस तरह का कोई कार्य किया है? क्या तुमने कभी अपने किसी दरबारी के लिए प्राण संकट में डाले हैं? पुतली के प्रश्न को सुनकर राजा भोज निरुत्तर होकर लौट पड़े।